हेलो फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लाया हूं, कोलिशन। इसके पहले मैं 2 टॉपिक ऑलरेडी ला चुका हूं, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स का ही एक सेक्शन था और उसके अंदर हम लोगों ने कई ट्रिक्स और टिप्स सीखी थी ताकि हम फास्ट कैसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। द नेक्स्ट वी कम विद द कोलिशन। कोलिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए और इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोलिशन एक इजी टॉपिक भी है क्योंकि इसके क्वेश्चंस फिक्स्ड है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए कोलिशन के बेस्ड क्वेश्चन का तो ये आपके एग्जाम में श्योर शॉट सही हो सकते हैं। और कोलिशन के टिप्स भी सीखेंगे और फास्ट क्वेश्चन करना सीखेंगे हम इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। खास बात, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर रिसीव होते रहे। नाउ कमिंग टू कोलिशन, व्हाट इज द कोलिशन? कोलिशन इज द प्रोसेस इन विच वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स on colliding bodies for small interval of time. For small interval of time, बहुत कम समय के लिए जब बहुत ज़्यादा फोर्स एक्ट करता है बॉडीज के ऊपर तो बॉडीज आर सेट टू बी कोलाइडेड और द प्रोसेस इज सेट टू बी कोलिशन। और इस कारण से देयर मोमेंटम में चेंज। देयर मोमेंटम में चेंज मीन्स it is not necessary that momentum of both the bodies change. Momentum of one or both or the colliding bodies may change. So collision is a process in which very large force acts for a very small interval of time. आगे बात करते हैं types of collision के बारे में। Collision is broadly classified into 2 types. Into 2 types नहीं, 2 classification है इसके। Classification 1 head on और oblique collision। 2 तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर 1D कोलिशन है, सीधी सीधी टक्कर है, तो हेड ऑन कोलिशन। ओब्लिक 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कोलिशन। व्हेन द वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आर इनटू द 2 प्लेन्स, इनटू द 2 डायरेक्शंस, देन 2D और 3D कोलिशन। क्लासिफिकेशन 2 बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, अगर कोलिशन से पहले और कोलिशन के बाद काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की सेम रहती है, टोटल सिस्टम की, नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडीज, देन द कोलिशन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, देन इट इज inelastic collision. Now for the inelastic collision the less is less. For the perfectly inelastic collision the loss in the kinetic energy of system is maximum. So these are the different types of collision classification of the collision. हेड ऑन और ओब्लिक कोलिशन। हेड ऑन कोलिशन ये होता है जब वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज रिमेन अलोंग सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन। कोलिशन से पहले और कोलिशन के बाद अगर एक ही लाइन पर वेलोसिटीज रहती हैं देन दैट टाइप ऑफ कोलिशन इज नोन एज हेड ऑन। अदरवाइज द कोलिशन इज ओब्लिक एंड द टाइप्स ऑफ कोलिशन हेयर इज इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज की है ई को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आगे बताऊंगा ये क्या होता है वीडियो में। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये ही डिसाइड करेगा विच टाइप ऑफ कोलिशन इट इज, वेदर इट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन और इट इज बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। In perfectly elastic collision, kinetic energy of system initially and kinetic energy of system finally remains equal. That is, kinetic energy of system and not the body remains conserved. Steps to solve problems based on collision. Collision की based problems को कैसे solve किया जाए? तो सबसे पहला step जो applicable है for all type of collision, it is applicable for all type of collision. Which one it is? Law of conservation of linear momentum applicable for all types of collision. चाहे कोई भी collision हो, head on हो, oblique हो, elastic हो, inelastic हो या perfectly inelastic collision हो, सारे collision में law of conservation of linear momentum applicable होता है, बस provided bodies must be free to move. बॉडीज आर फ्री टू मूव। अगर बॉडीज आर फ्री टू मूव नहीं है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको बाउंड करके रखती है, तो एफ एक्सटर्नल 0 होना चाहिए, तब मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो मोमेंटम ज़रूर कंजर्व होगा। पी इनिशियल इज इक्वल्स टू
P final. And here again we talk about the system. Law of conservation of linear momentum says that the momentum of the system before and after collision remains conserved until and unless F external is not equal to 0. अगर force external 0 है तो initial और final momentum equal होगा and bodies are free to move. Second आता है Newton's law for head-on collision. Newton's law for head-on collision कहता है कि देखो दो bodies हैं. This is moving with u1, this is moving with u2, and after collision they move with velocities v1 and v2. तो ये कहा जाता है कि coefficient of restitution E बराबर v2 minus v1 upon u1 minus u2. What is v2 minus v1? v2 minus v1 is velocity of separation. collision के बाद जिस velocity से body separate होती है. And what is u1 minus u2? It is velocity of approach. And that is before collision, but all the velocities must remain along same line. collision की line पे ही रहनी चाहिए. So E equals to, which is मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, इसे coefficient of restitution कहते हैं और ये constant होता है. ये V2, V1, U1, U2 पर depend नहीं करता है. In fact इनकी values ये decide करेगा क्या होगा. So velocity of separation upon velocity of approach is a constant quantity and that is known as coefficient of restitution. Coefficient of restitution in which ये u1 u2 and this is v1 v2. Last but not the least, it is law of conservation of kinetic energy and it is applicable only for elastic collision. It is applicable only for elastic collision. What does it mean? Total kinetic energy initially is equals to total kinetic energy finally. सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर द इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी इन्वॉल्व? सबसे पहला स्टेप आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. बस आपको ये देखना है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, वहां मोमेंटम कंजर्व. एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए तो ही मोमेंटम कंजर्व होगा. अगर एक्सटर्नल जीरो नहीं है तो वहां मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा. सिस्टम का मोमेंटम इनिशियली एंड फाइनली दैट इज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड. दूसरा आता है न्यूटन्स लॉ फॉर हेड ऑन कोलिजन. न्यूटन्स लॉ फॉर हेड ऑन कोलिजन ये बताता है आपको कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, जिसकी वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए 1, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 से 1 के बीच में होती है. लास्ट कम्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर द इलास्टिक कोलिजन. दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनली. अगर ये 3 स्टेप आप सही लगा देते हैं, जनरली तीसरे स्टेप तक बहुत रेयर जाना पड़ता है, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा. हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का एनालिसिस. एक तो हेड ऑन कोलिजन यानी 1 डायमेंशनल है. 1 डायमेंशनल का मतलब है वेलोसिटीज पहले कोलिजन के और बाद में कोलिजन के एक ही लाइन पर रहती है. इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है. E इज इक्वल्स टू 1. तो स्टेप 1 आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का बिफोर द कोलिजन P इनिशियल इज इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन. P इनिशियल इज m1 u1 प्लस m2 u2 एंड फाइनली इट इज m1 v1 प्लस m2 v2. तो दिस इज इक्वेशन 1. स्टेप सेकेंड विल बी अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ हेड ऑन कोलिजन के लिए या फिर ओब्लिक कोलिजन में अलोंग द लाइन के लिए ही एप्लीकेबल होता है. तो हम लोग तो हेड ऑन कोलिजन के बारे में बात कर रहे हैं. E की वैल्यू 1 है. E क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u1 माइनस u2 का रेशियो इक्वल टू 1. इसको सॉल्व किया. इक्वेशन 2, 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें v1 और v2 के एक्सप्रेशन मिल जाते हैं. v1 का एक्सप्रेशन हमें मिलता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1. आपको यहाँ पर m1 m2 के बारे में ध्यान रखना है. m1 u1 m2 u2, u1 is greater than u2, here it is, and v2 is greater than v1 after the collision. So m1 is the incoming body, you can say like that. तो m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 इसकी velocity प्लस 2m2 u2 upon m1 plus m2.
m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। आपको केवल और केवल ये एक्सप्रेशन याद रखना है, क्योंकि दूसरा वाला एक्सप्रेशन इससे निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत मस्त ट्रिक है जिससे आप फटाफट इसको अगर याद है तो ये आप निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ 1 है वहाँ 2 लिखना है और जहाँ 2 है वहाँ 1 लिखना है। m1 की जगह m2, m2 की जगह m1, u1 की जगह u2, m2 की जगह m1 और u2 की जगह u1। सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू। आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, 1 और 2 को इंटरचेंज करना है और आपको सेकेंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में अगर दो मासेस का मास इक्वल होता है, दोनों मासेस का मास इक्वल होता है, तो आफ्टर द कोलिजन दे जस्ट इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। कोलिजन के बाद में वो अपनी वेलोसिटीज अलोंग विद देयर डायरेक्शंस इंटरचेंज कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इट इज, और ये कई बार एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो इक्वल मासेस अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं तो आफ्टर द कोलिजन देयर वेलोसिटीज जस्ट एक्सचेंज और इंटरचेंज। क्या होता है इसके अंदर, इसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन देखें। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और ये ऑब्जेक्ट आकर इससे टकराता है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और ये ऑब्जेक्ट आकर इससे टकराता है, तो आफ्टर कोलिजन इट विल कम टू रेस्ट एंड दिस विल स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी से ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम, बट द टू बॉडीज, वन बॉडी लूजेस सम काइनेटिक एनर्जी एंड अदर बॉडीज गेन्स सम काइनेटिक एनर्जी. So when masses are equal, maximum transfer of momentum take place, maximum transfer of kinetic energy takes place in elastic collision. Perfect head-on elastic collision पढ़ने के बाद अब आता है perfect head-on inelastic collision. Perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision में coefficient of restitution 0 होता है और इसका मतलब ये होता है कि दोनों bodies after the collision moves with single velocity, या हम कह सकते हैं जनरली bodies stick together and move as a single object. एक ऑब्जेक्ट की तरह मूव करती है आफ्टर द कोलिजन व्हेन द बॉडीज स्टिक टुगेदर. तो अब स्टेप्स फॉलो किए जाए. स्टेप 1, यहां पर एक ही स्टेप में आपका काम हो जाएगा क्योंकि एक ही अननोन है, दैट इज v वेलोसिटी. m1 mass moving with u1 velocity strikes m2 mass moving with u2 velocity, और मोमेंटम कंजर्व किया जाए बिकॉज बोथ द बॉडीज आर फ्री टू मूव. सो p initial is equals to p final. p initial m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 plus m2 into v, and thus v comes out to be m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2. Kindly note that you have to take proper signs of u1 and u2 because many times bodies may come towards each other in the opposite direction, तो फिर यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है. तो इस चीज़ को ध्यान रखना है. दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो प्लस, और दोनों आमने सामने आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यहाँ माइनस आ जाएगा. एंड दस v comes out to be, common velocity comes out to be m1 u1 plus m2 u2 vector upon m1 plus m2. In this process, क्योंकि बॉडी स्टिक हो रही है, finally there comes a same velocity, loss of kinetic energy occurs, and this is the maximum loss in compared to any other type of collisions. So delta k, k initial minus k final. What is k initial? Half m1 u1 square, इसका हाफ m2 u2 स्क्वायर दूसरे वाले बॉडी का, एंड माइनस द कंबाइंड ऑब्जेक्ट का फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इस v को यहाँ सब्सटीट्यूट करके जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा के ई कम्स आउट टू बी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर होल स्क्वायर. अगर दोनों के मासेस सेम है, if m1 is equals to m2 and they are striking with each other, then delta ke comes out to be 1 by 4 m u1 minus u2 vector whole square. If both of them are moving in the same direction, then it is u1 minus u2 and they are approaching towards each other, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो u1 plus u2 का whole square. So this is all about perfect inelastic collision, or we may say that this is all about the first part of collision. ये collision का एक छोटा सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर मेजरली क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं. collision का एक और पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द collision, जिसके अंदर हम बात करेंगे collision of ball with wall, collision of ball with floor, किस तरह उसके अंदर collision के अंदर velocity लूज होती है, आफ्टर द collision velocity क्या होती है. सो
इसे पूरा ध्यान से देखें, ढंग से देखें और कंटिन्यूअसली देखें। मेरे इस चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। विश यू ऑल वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।